हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये वर्ड दिखाई दे रहा है रिप्रोड्यूस। इसका मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बात की थी जब हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पढ़ा था। आपको याद होगा हमने क्या देखा था वहाँ पर कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करने पड़ते हैं अगर उन्हें ज़िंदा रहना है तो। जैसे न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है और रेस्पिरेशन है। ऐसे ही एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। तो ये वो प्रोसेसेस हैं कि अगर ऑर्गेनिज्म इनको परफॉर्म नहीं करेगा तो उसका सरवाइव करना मुश्किल है। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डिफरेंस कर रहे हैं वो इन्हीं प्रोसेस की वजह से डिफरेंस हो रहा है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें ये लाइफ प्रोसेसेस नहीं होते हैं। तो वही हमने एक लाइफ प्रोसेस के बारे में बात की थी, रिप्रोडक्शन। होता क्या है? ये एक वो प्रोसेस है जिससे कि हर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है ना। जैसे कोई डॉग है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? अपने जैसे और नए पपीज़ प्रोड्यूस करेगा जो बड़े होकर डॉग बन जाएंगे। ह्यूमन बीइंग्स हैं तो वो अपने बेबीज़ प्रोड्यूस करेगा जो बड़े होकर ह्यूमन बीइंग्स उनके जैसे बन जाते हैं। और ये जो नए ऑर्गेनिजम्स बने हैं इनको हम और क्या बोलते हैं? इनको हम ऑफस्प्रिंग्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि न्यूट्रिशन तो ठीक है, हम खाना नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते, है ना। रेस्पिरेशन भी ठीक है, हम सांस नहीं ले रहे, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो अपने जैसे और नए ऑर्गेनिज्म नहीं भी प्रोड्यूस करता, तब भी वो जिंदा तो रह सकता है। तो फिर हम रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? सपोज कीजिए हमारे पास एक पॉपुलेशन है कुछ लोगों की, ठीक है, कुछ लोग हैं उस पॉपुलेशन में और रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है, ठीक है, रिप्रोडक्शन कुछ है ही नहीं, ख़त्म। तो अब क्या होगा? धीरे धीरे ये लोग जो हैं ये ओल्ड होते जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे और फाइनली इनकी डेथ हो जाएगी। डेथ हो जाएगी और रिप्रोडक्शन तो है नहीं तो कोई नया ऑर्गेनिज्म तो प्रोड्यूस नहीं होगा। उससे क्या होगा? ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन एक दिन ख़त्म हो जाएगी, है ना। यानी रिप्रोडक्शन हमारी पॉपुलेशन को कंटिन्यू करने के लिए, बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा तो ठीक है, एक इंडिविजुअल ने रिप्रोडक्शन नहीं किया, उसकी लाइफ पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा ही नहीं, नेचर में रिप्रोडक्शन हो ही नहीं, ऑर्गेनिज्म अपनी कॉपी बना ही नहीं सकते हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे अर्थ पर से सारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन हमने क्या देखा कि किसी एक इंडिविजुअल के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एज ए पॉपुलेशन, एज अ ग्रुप, एज अ स्पीशीज़ ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसी प्रोसेस रिप्रोडक्शन के बारे में हम इस लेक्चर में और इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसमें एक्चुअल में अगर हम सेल के लेवल पर देखें तो इसमें क्या क्या हो रहा होगा। सपोज कीजिए एक सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर क्या क्या होता है? यहाँ भरा होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस, साइटोप्लाज्म कहते हैं जिसे। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और बीच में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपको पता ही है ये क्या है, ये एक सेल है। सेल के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमेटिन मटेरियल, जो जब सेल डिवाइड हो रहा होता है उस टाइम पर चेंज हो जाता है किसमें? क्रोमोसोम्स में। तो हम ये कहते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। क्रोमोसोम्स, अब ये क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? ये भी आपने सब 9th क्लास में पढ़ा हुआ होगा। ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये बने हुए होते हैं किसके? डीएनए के और प्रोटीन्स के, ठीक है। याद आ रहा है? पिछली क्लास में आपने पढ़ा है क्रोमोसोम्स बने हुए हैं डीएनए के और प्रोटीन के, ठीक है। तो ये है हमारा डीएनए। अब हमें ये पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं जिनको हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या है? वो सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर हो रही है। इस सेल के अंदर भी बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं
उन बायोकेमिकल रिएक्शंस में नए नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं जो इस सेल की ग्रोथ के लिए और जितनी भी इस सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन बायोकेमिकल रिएक्शन में क्या बन रहा है, तरह तरह के प्रोटीन्स फॉर्म हो रहे हैं, और वो प्रोटीन्स क्या डिसाइड कर रहे हैं, वही प्रोटीन्स डिसाइड कर रहे हैं हमारी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हमारी आँखों का कलर कैसा होगा, ब्राउन होगा या ग्रीन होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी में बन रहा है। अगर प्रोटीन ए बन रहा है, कोई भी हो सकता है प्रोटीन है, उसका कुछ पर्टिकुलर नाम होगा, तो हमारी आइज़ का कलर ग्रीन होगा। अगर प्रोटीन बी बन रहा है तो हमारी आइज़ का कलर ब्लैक होगा। प्रोटीन सी बन रहा है तो हमारी आइज़ का कलर ब्राउन होगा, एंड सो ऑन, है ना। कोई दूसरी बायोकेमिकल रिएक्शन है, उसमें जो प्रोटीन्स बन रहे हैं वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम टॉल हो रहे हैं होंगे या फिर हमारी हाइट कम होगी, हम डार्क होंगे। तो प्रोटीन कह देते हैं ई बन रहा है तो हम टॉल हो रहे हैं, प्रोटीन एफ बन रहा है तो हम डार्क रह जाएंगे। अब ये बॉडी में कौन सा प्रोटीन बनेगा, उसी प्रोटीन पर हमारी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करती हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन कौन सा बनना है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारे डीएनए पर, ठीक है। तो डीएनए में क्या होता है, इस डीएनए के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स हैं, जैसे कुछ सेगमेंट्स हैं, जैसे ये पर्टिकुलर सेगमेंट है डीएनए का, ये क्या कर रहा है, ये उस बायोकेमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है जो बायोकेमिकल रिएक्शन ये कंट्रोल कर रही है कि प्रोटीन ए बन रहा है या बी बन रहा है या सी बन रहा है। तो ये जो डीएनए का पार्ट है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हमारे आई कलर के लिए। हमारे आई का कलर कैसा होगा, कौन सा प्रोटीन हमारी बॉडी में बनेगा, कौन डिसाइड करेगा, डीएनए के इस सेगमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वो इंफॉर्मेशन डिसाइड करेगी। ऐसे ही डीएनए का दूसरा सेगमेंट है, ये डिसाइड कर रहा है कुछ और, हमारी क्वालिटी, हमारे हेयर का कलर कैसा होगा वो ये सेगमेंट डिसाइड कर रहा है। तो डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट्स जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को हमारे डिसाइड कर रहे हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम जीन्स बोलते हैं, है ना। 9th क्लास में पढ़ा है आपने इसके बारे में भी। जीन क्या है, जीन है डीएनए के सेगमेंट्स, सेगमेंट्स यानी पर्टिकुलर पार्ट्स डीएनए के, पीसेस डीएनए के, जो कि ये डिसाइड कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक हमारी डिसाइड कर रहे हैं। और वो कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिसाइड हो रही है, क्योंकि ये जो डीएनए का सेगमेंट है इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, और उसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग फिर हमारी बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बन रहा है। उस प्रोटीन पर डिपेंड करता है कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, ठीक है। ये डीएनए हमें मिलता कहाँ से, हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रहा है। ये डीएनए अगर हमारे अंदर नहीं होगा तो क्या होगा, कोई लिविंग सेल है जिसके अंदर डीएनए नहीं है तो उसके अंदर कोई बायोकेमिकल रिएक्शंस ही नहीं हो पाएंगी, क्योंकि कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन ये बता रहा है सेल को कि कौन सी रिएक्शन करनी है, डीएनए बता रहा है। डीएनए नहीं होगा तो कोई बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी, बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी तो वो सेल जिंदा नहीं रह सकता, वो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, उसको ज़िंदा रहने के लिए ये चाहिए कि उसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होनी चाहिए, और बायोकेमिकल रिएक्शंस होनी चाहिए इसका मतलब उसके अंदर डीएनए होना चाहिए, ठीक है। तो डीएनए हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। अब सपोज कीजिए एक सेल है, ठीक है, वो अपने जैसा एक नया सेल बनाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोल देंगे, ये जो ओरिजिनल सेल था हमारे पास इसको हम बोल देंगे पेरेंट सेल है। अब ये पेरेंट सेल जो है ये डिवाइड करके एक नया सेल बना रहा है। अब इसने डिवाइड करके नया सेल बनाया, अब हुआ क्या, इस सेल के अंदर डीएनए तो इसके पास एक ही था, इसने अपना डीएनए अपने पास ही रखा, तो इस सेल के पास कोई डीएनए नहीं है, नो डीएनए, ऐसा एक सेल बना दिया। तो क्या ये सेल सर्वाइव कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, इसके अंदर कोई रिएक्शंस ही नहीं हो पाएंगी। तो पेरेंट सेल से अगर कोई नया ऑफस्प्रिंग बनना है, कोई नया दूसरा सेल बनना है, उसको भी क्या चाहिए, उसको भी डीएनए की ज़रूरत है, क्योंकि डीएनए के बिना तो हम सर्वाइव, कोई भी लिविंग सेल सर्वाइव नहीं कर सकता। तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में होता क्या है, इससे पहले कि ये सेल डिवाइड होगा उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इस सेल को अपने डीएनए की एक कॉपी बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या होगा, डीएनए कॉपिंग। तो जब भी कोई सेल डिवाइड कर रहा है क्या होना चाहिए, अब सबसे पहले तो वो ये उसका न्यूक्लियस है सेल का, एक डीएनए तो उसका खुद का था, अब इसी की एक कॉपी वो बनाएगा। क्या किया उसने, डीएनए को कॉपी कर लिया, डीएनए कॉपिंग, ठीक है।
डीएनए तो बन गया, ठीक है। अब तो जो नया डॉटर सेल बनेगा उसमें डीएनए जा सकता है, कॉपी उसको दे सकता है। दूसरा काम क्या है, अब ये जो डीएनए है ये साइटोप्लाज्म और इसके अंदर जो ये ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है इनके बिना भी काम नहीं कर सकता। बहुत सारा मटेरियल है जो इधर से उधर जा रहा है, बहुत सारा मटेरियल है जो इधर से इधर आ रहा है। ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, हर एक डीएनए की कॉपी को अपना 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 एक साइटोप्लाज्म भी चाहिए काम करने के लिए। तो ये सेल सबसे पहले क्या करा, उसने डीएनए की कॉपी की। उसके बाद क्या करेगा, ये जो आपको बीच में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, अब पेरेंट सेल के पास भी अपना न्यूक्लियस होगा जिसमें अपना डीएनए होगा, और डॉटर सेल के पास भी अपना न्यूक्लियस होना चाहिए जिसमें डीएनए होगा। तो फिर क्या होगा, ये न्यूक्लियस जो है ये दो में डिवाइड हो जाएगा। एक न्यूक्लियस में तो रहेगा रहेगा ओरिजिनल डीएनए, और एक न्यूक्लियस में क्या रहेगा, जो हमने डीएनए की कॉपी बनाई थी, जो सेल ने अपने डीएनए की कॉपी बनाई थी। अब साइटोप्लाज्म भी चाहिए दोनों ही न्यूक्लियस को, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी डिवाइड होगा, और फाइनली एक न्यूक्लियस के साथ और एक डीएनए के साथ कुछ साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, और दूसरे न्यूक्लियस और दूसरे डीएनए के साथ कुछ साइटोप्लाज्म और कुछ ऑर्गेनल्स चले जाएंगे। तो क्या बन गया, एक पेरेंट सेल था, इससे यहाँ पर हमने क्या देखा, दो ऑफस्प्रिंग्स बन गए, दो डॉटर सेल भी हम इनको कहते हैं, दो डॉटर सेल्स यहाँ पर बन गए। इसमें से एक में तो ओरिजिनल डीएनए है और एक डॉटर सेल ऐसा है जिसके अंदर डीएनए की एक कॉपी प्रेजेंट है, ठीक है। तो डीएनए कॉपिंग होनी क्यों ज़रूरी है, डीएनए को कॉपी करना सबसे पहला रिप्रोडक्शन का स्टेप क्या होना चाहिए, जब कोई सेल अपनी कॉपी बनाना चाह रहा है सबसे पहला स्टेप वो क्या करना चाहिए, उसको डीएनए की कॉपी करनी ज़रूरी है। क्योंकि डीएनए की कॉपी नहीं होगी तो या तो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो डॉटर सेल बन रहा है उसके अंदर कोई डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा तो वो डॉटर सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या सपोज ये पेरेंट जो है अपना डीएनए इसको दे देता है तो पेरेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है, डीएनए की कॉपी होना। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक तो ये जो डीएनए है यही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। पेरेंट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमने देखा है कि ऑफस्प्रिंग्स के अंदर भी लगभग वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो भी पेरेंट के अंदर इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में किसके थ्रू आ रही है, इसी डीएनए के थ्रू आ रही हैं। दूसरा, डीएनए की कॉपी का क्या फ़ायदा है, सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। अगर डीएनए नहीं होगा तो कोई बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगी, तो या तो पेरेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा या तो ऑफस्प्रिंग सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है इस डीएनए की कॉपी होने का, टू प्रोड्यूस वेरिएशंस। अब ये वेरिएशंस क्या होती हैं, आपने ये देखा होगा कोई भी दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक ही स्पीशीज़ के, जैसे हम सारे के सारे ह्यूमन बींग्स हैं, एक ही स्पीशीज़ है ना, इंसान है सारे के सारे, लेकिन क्या कोई दो इंसान एक जैसे होते हैं, नहीं होते। आप अपने घर में भी देखेंगे तो आपके मम्मी है, पापा, आपके भाई बहन है, क्या आप सारे एक जैसे हैं, नहीं। आप अपने भाई से, अपनी बहन से कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर है। तो किसी भी स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स हाँ कभी भी आइडेंटिकल नहीं होते, वो कभी भी एक जैसे नहीं होते, उनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो होते ही होते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंसेस आए कहाँ से, ये डिफरेंसेस आए उनकी जीन्स से, क्योंकि उनकी जीन्स में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। क्या मतलब, हमने क्या देखा था, जीन्स क्या होती हैं, डीएनए का सेगमेंट, और हमने ये भी देखा था जब सेल डिवाइड हो रहा है तो वो डीएनए की कॉपी बना रहा है, ठीक है। अब डीएनए की कॉपी बनाना ये क्या है, ये भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, कुछ सर्टेन केमिकल रिएक्शन हो रही है जिससे डीएनए की अपनी कॉपी बन रही है, सेल के अंदर हो रही है, वो लिविंग सेल के अंदर, इसलिए हम उसे बायोकेमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होती। तो ये जो कॉपी बन रही है, ये जो डीएनए की कॉपी बन रही है, ये ओरिजिनल डीएनए से थोड़ा तो डिफरेंट होगी ही होगी, ऐसा नहीं होगा कि ये उसकी एग्जैक्ट कॉपी होगी। उससे क्या होगा, अब किसी भी ऑर्गेनिज्म की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो डीएनए पर डिपेंड करती हैं। तो जिस सेल के पास तो ओरिजिनल डीएनए था उसकी तो कॉपीज, उसकी तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ये पेरेंट वाली हैं, लेकिन जिसके अंदर कॉपी गई है, क्योंकि कॉपी ओरिजिनल डीएनए से थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इस ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पेरेंट से थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। कॉपी जब डीएनए की हो रही है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो कॉपी बनी है वो ओरिजिनल कॉपी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो।
इतनी ज़्यादा डिफरेंट हो कि इस पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म के साथ इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो काम ही नहीं कर सकती। ऐसे में तो क्या होगा, जो नया इंडिविजुअल बन रहा है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर डीएनए की कॉपी जो बनी है उसमें सिर्फ पेरेंट्स से बस स्लाइट वेरिएशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो क्या होगा, वो इस सेल एपरेटस के साथ में सरवाइव कर पाएगा। लेकिन वो एग्जैक्टली पेरेंट के जैसा नहीं होगा, उससे थोड़ा सा तो डिफरेंट होगा। यहीं से आती हैं वेरिएशंस। तो आप कैसे बने? आप तब बने हैं जब आपके पेरेंट्स ने रिप्रोडक्शन किया है। आपका भाई आपका बहन भी कैसे बना है? जब पेरेंट्स ने रिप्रोडक्शन किया। रिप्रोडक्शन हुआ होगा तो ऑब्वियसली डीएनए की कॉपी ज़रूर हुई होगी। डीएनए की कॉपी हुई होगी तो इसका क्या मतलब है कि वो 100% तो आपको पता है कि डीएनए की कॉपी तो 100% एक्यूरेट तो नहीं हो सकती, आइडेंटिकल तो दोनों डीएनए नहीं हो सकते। तो आप में अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो आपके अंदर ज़रूर ही आएंगे। उन्हीं डिफरेंसेस को हम बोलते हैं वेरिएशंस। क्या है वेरिएशंस? डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी स्पीशीज कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन जीन्स। क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की जीन्स डिफरेंट हैं, हर ऑर्गेनिज्म का डीएनए थोड़ा बहुत ज़रूर डिफरेंट है, इसीलिए किसी एक स्पीशीज़ के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंसेस होते हैं, वो आइडेंटिकल नहीं होते। इन्हीं डिफरेंसेस को हम वेरिएशन कहते हैं। अब ये वेरिएशन क्यों बन रही है नेचर में? ऐसा क्यों नहीं, नेचर ने इस तरह से क्यों नहीं बना रखा कि जो पेरेंट था हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली ही हम उसी की तरह के होते? इसके लिए भी सोचते हैं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कीजिए एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड में बहुत सारे अमीबा रहते हैं। ठीक है, अमीबा क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। ये सारे अमीबा हम मानकर चल रहे हैं कि किसी एक अमीबा से बने हैं या कुछ और अमीबा से बने, और ये सारे बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, इनके अंदर बिल्कुल सेम तरह का डीएनए है। सेम तरह का डीएनए का मतलब क्या है? इनकी सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। अब क्या हुआ, ये ठीक है अच्छे से सर्वाइव कर रहे थे इस पॉन्ड के अंदर। पॉन्ड के पास कोई फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री ने क्या किया, अपना गरम गरम पानी इस पॉन्ड में डालना शुरू कर दिया। क्या डाल रहा है वो? इसमें हॉट वाटर इसने इस पॉन्ड में डंप करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, इस पॉन्ड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये सारे अमीबा जो हैं वो तो आइडेंटिकल थे तो इसका मतलब इनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हैं। तो एक अमीबा इसमें से अगर ऐसा है जो सपोज कीजिए कि सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर ज़िंदा रह सकता है, तो बाकी सारे अमीबा भी ऐसे ही होंगे जो सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। तो जैसे ही इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, सपोज इस वाटर का टेम्परेचर बढ़कर कितना हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस हो गया या 60 डिग्री सेल्सियस भी हो गया, तो क्या होगा, सारे अमीबा एक साथ में मर जाएंगे। तो इनकी तो पूरी पॉपुलेशन यहीं पर एलिमिनेट हो गई, पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई। लेकिन सपोज क्या कीजिए, एक्चुअल में होता ही क्या है? एक्चुअल में तो ऐसा होता ही नहीं कि ये सारे अमीबा आइडेंटिकल होंगे। क्यों? क्योंकि जब एक अमीबा ने रिप्रोड्यूस किया तो क्या हुआ होगा, उसके डीएनए की कॉपी हुई होगी। डीएनए की कॉपी हुई होगी तो हमें पता है कि जो नया डीएनए बना होगा वो पेरेंट डीएनए का ऐसे आइडेंटिकल तो नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा तो वेरिएशन ज़रूर है। अब इतने सारे अमीबा में से कोई एक पर्टिकुलर अमीबा ऐसा ज़रूर होगा जो 80 डिग्री सेल्सियस को भी टॉलरेट कर सकता है। इतनी सारी वेरिएशंस हैं तो कोई ऐसा अमीबा होने के चांसेस हैं जो 80 डिग्री सेल्सियस पर भी सरवाइव कर सकता है। तो जब इस पॉन्ड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब यहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज हो गया, एनवायरमेंट कंडीशंस हार्श हो गई, मुश्किल हो गई, तब भी क्या हुआ, बाकी अमीबा तो मर गए लेकिन ये पर्टिकुलर अमीबा अभी भी ज़िंदा रह जाएगा। ये ज़िंदा रहेगा, फिर ये रिप्रोड्यूस करेगा और फिर से अमीबा की एक पॉपुलेशन तैयार हो जाएगी। तो क्या फ़ायदा हुआ वेरिएशंस का? वेरिएशन का ये फ़ायदा हुआ कि पॉपुलेशन के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए। हम सब आइडेंटिकल हों, सारी ह्यूमन बींग्स आइडेंटिकल हैं, तो क्या होगा, कोई ऐसा वायरस आ गया जो एक ह्यूमन बींग को किल कर सकता है, इतना एफिशिएंट है, तो वो तो सबको ही किल कर देगा। ठीक है, कोई एक ऐसा वायरस आ गया जिसके जो भी वायरस के कांटेक्ट में आ रहा है सबको वो मारता जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि कैसा भी वायरस आ जाए, कैसा भी बैक्टीरिया आ जाए, हमें ये पता है कि कुछ ह्यूमन बींग ज़रूर ऐसे होते हैं जिनको वो वायरस उतना अफेक्ट नहीं कर पाता, वो वायरस उनको किल नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वेरिएशंस प्रेजेंट है, सारे ह्यूमन बींग्स एक जैसे नहीं हैं।
कुछ ह्यूमन बींग ज़रूर ऐसे आपको मिलेंगे जिन पर वो पर्टिकुलर वायरस इनइफेक्टिव है वेरिएशंस की वजह से, क्योंकि वो इतनी सारी वेरिएशन है तो कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग होगा जो उस वायरस के कांटेक्ट में आने के बाद तो ज़िंदा ही नहीं बच पाएगा। कोई ऐसा भी होगा जिसको बहुत तेज़ बुखार होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो ज़िंदा बच जाएगा। और कोई ऐसा भी होगा जिस पर उस वायरस का कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि कुछ ही लोग मरेंगे लेकिन पॉपुलेशन ख़त्म नहीं होगी, पूरी की पूरी पॉपुलेशन एलिमिनेट नहीं होगी, पूरी स्पीशीज़ ख़त्म नहीं होगी। तो वेरिएशंस होने इसलिए ज़रूरी हैं, इसीलिए जो डीएनए की कॉपी है ये आइडेंटिकल नहीं होती। तो वेरिएशन का फ़ायदा क्या है? इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के सर्वाइवल के चांसेस, पॉपुलेशन के ज़िंदा रहने के चांसेस को वेरिएशंस बढ़ाती है। नहीं तो एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होते ही पूरी की पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती। कब? अगर वेरिएशंस नहीं होते तो। क्यों हो रहे हैं वेरिएशंस? जैसे कि पीछे बताया अभी मैंने, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं होती, एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होती। तो जब डीएनए की कॉपी होती है तो कुछ ना कुछ वेरिएशन तो ज़रूर प्रोड्यूस होता है। जो कॉपी डीएनए की कॉपी बनी है वो पेरेंट डीएनए से कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होती है, और डीएनए डिफरेंट है तो इसका मतलब जो नया ऑर्गेनिज्म बना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पेरेंट से कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होंगी। तो जो डीएनए की कॉपी बन रही है वो सिमिलर तो है, मिलती जुलती तो है, क्योंकि हमने देखा इंसान है उसका बेबी इंसान ही होता है, डॉग है उसका बेबी डॉग ही होता है, तो कुछ तो डीएनए में सिमिलरिटी है, सिमिलर तो है, लेकिन वो ओरिजिनल के आइडेंटिकल नहीं है, उसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है। और इसीलिए ऑर्गेनिजम्स अपनी एग्जैक्ट कॉपीज़ नहीं बनाते हैं, कुछ ना कुछ अंतर होता है पेरेंट में और उसके ऑफस्प्रिंग में, चाहे वो अंतर कितना ही स्लाइट क्यों नहीं हो, कितना ही कम क्यों नहीं हो, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता ही होता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं? दो तरह के टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड है। जैसे हमने पीछे देखा था, एक सेल था, ये न्यूक्लियस था उसका, क्या हुआ इसमें? इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट था न्यूक्लियस के अंदर, इसने अपने डीएनए की कॉपी बनाई, है ना? फिर क्या हुआ? न्यूक्लियस डिवाइड हो गया दो न्यूक्लियस में, दो न्यूक्लियाई में, दोनों में एक एक डीएनए की कॉपी है। उसके बाद क्या हुआ? ये पूरा का पूरा सेल डिवाइड हुआ, यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, और फाइनली क्या हुआ कि दो डॉटर सेल्स बन गए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? एक पेरेंट सेल से, पेरेंट सेल कितने थे? एक पेरेंट कितने थे? एक ही तो सेल था पेरेंट। दो डॉटर सेल्स यहाँ पर बन रहे हैं, दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड है। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? यहाँ पर दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक पेरेंट है जिसको हम बोलते हैं मेल पेरेंट, और एक दूसरा पेरेंट होता है जिसको हम कहते हैं फीमेल पेरेंट। मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करने के ये सिंबल्स होते हैं। तो मेल पेरेंट और ये है फीमेल पेरेंट, दो पेरेंट्स होंगे, एक को हम बोलेंगे मेल और एक को हम बोलेंगे फीमेल। ठीक है, और क्या होता है? इन मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट की बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स फॉर्म होते हैं। उन स्पेशल सेल्स को हम बोलते हैं, या तो हम जर्म सेल्स बोल सकते हैं, या सेक्स सेल्स बोल सकते हैं, या फिर हम उन्हें गैमीट्स बोल सकते हैं। तो मेल पेरेंट है, उसकी बॉडी में क्या बनता है? एक स्पेशल सेल जिसे हम बोलते हैं मेल गैमीट। फीमेल पेरेंट की बॉडी में बनता है एक स्पेशल सेल जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमीट। ठीक है, और स्पेशल बात इनमें क्या होती है कि जितना टोटल डीएनए इस मेल पेरेंट की सेल के अंदर है, इस मेल गैमीट में उसका हाफ डीएनए ही प्रेजेंट होगा। ऐसे ही जितना टोटल डीएनए इस फीमेल पेरेंट की सेल में प्रेजेंट है, फीमेल गैमीट के अंदर इस डीएनए का आधा ही होगा। ठीक है, हाफ ऑफ डीएनए। फिर क्या होता है? ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करते हैं यानी जुड़ जाते हैं आपस में।
फ्यूज़ कर गए ये, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन करके एक सिंगल सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, और ये जाइगोट फिर ग्रो करके डिवाइड करके पूरे नए ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है। याद आया आपको, पढ़ा होगा आपने ये सब भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने में, यानी यहाँ पर दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमीट्स फॉर्म नहीं होते, कोई ऐसे स्पेशल सेल्स जिनके अंदर आधा डीएनए, ऐसे कोई सेल्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं। कुछ स्पेशल सेल्स फॉर्म हो सकते हैं कुछ अलग तरह के, लेकिन वो गैमीट्स नहीं होते हैं। स्पोर्स फॉर्म हो सकते हैं लेकिन वो गैमीट्स नहीं होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते हैं, जैसे हमने देखा मेल पेरेंट के अंदर एक स्पेशल सेल बनेगा जिसमें जितना मेल पेरेंट में डीएनए है उसके अमाउंट का आधा ही डीएनए होगा, जिसको हम मेल गैमीट बोलेंगे। ऐसे फीमेल पेरेंट की बॉडी में बन रहा है एक स्पेशल सेल जिसको हम फीमेल गैमीट बोल रहे हैं, उसमें भी जितना फीमेल पेरेंट की बॉडी में सेल में डीएनए उसका आधा ही डीएनए प्रेजेंट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फॉर्म होते हैं, स्पेशल सेक्स सेल्स फॉर्म होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स का मिल जाना। जब गैमीट्स ही नहीं फॉर्म होते तो फर्टिलाइजेशन होने का कोई सवाल ही नहीं है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कोई ऐसा नहीं है कि मेल पेरेंट से कोई सेल आ रहा है और फीमेल पेरेंट से कोई सेल आ रहा है और दोनों फ्यूज हो रहे हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होकर एक सिंगल सेल जिसे हम जाइगोट कहते हैं उसको फॉर्म करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि एक ही पेरेंट था, हो क्या रहा है, बस डीएनए की कॉपी हुई और दो नए डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है। तो यहाँ वेरिएशंस तो प्रोड्यूस हो रही हैं, क्यों? क्योंकि डीएनए की कॉपी हमें पता है कभी भी एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन लेस वेरिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं। ये जो वेरिएशंस हैं ये बहुत कम है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है किससे, जाइगोट से। इस जाइगोट में आधा डीएनए तो आ रहा है मेल पेरेंट से और आधा डीएनए आ रहा है फीमेल पेरेंट से। दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का डीएनए कंबाइन होकर इस नए ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर वेरिएशंस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। इसका डीएनए मेल पेरेंट से भी बहुत डिफरेंट होगा और फीमेल पेरेंट से भी बहुत डिफरेंट होगा। मेल का भी सिर्फ आधा ही डीएनए इसमें है, फीमेल का भी आधा ही डीएनए इसमें है। तो ये सिर्फ आधा ही इसके जैसा है मेल पेरेंट की तरह और आधा ही फीमेल पेरेंट की तरह, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा वेरिएशन प्रेजेंट होंगे। और जितनी ज़्यादा वेरिएशंस प्रेजेंट होंगी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हमें पता है पॉपुलेशन के सर्वाइवल के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो इसलिए नेचर भी क्या प्रेफर करती है, ज़्यादा वेरिएशंस होना प्रेफर करती है। तो आज की क्लास में तो हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, यानी मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, जैसे अमीबा यूनिसेल्युलर है, एक ही सेल की इसकी बॉडी बनी हुई है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है उसे हम बोलते हैं फिशन। फिशन इसका क्या मतलब है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। सेम वैसे जैसे हम पीछे बात करते आ रहे थे, पेरेंट अमीबा है, ये एक सिंगल सेल की इसकी बॉडी है, ये इसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस के अंदर इसका डीएनए प्रेजेंट है। ये बाहर क्या है, बाहर सारे में यहाँ पर साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये अपने डीएनए की कॉपी बनाएगा, कॉपिंग कर ली इसने डीएनए की। फिर ये न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बन गए। उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस भी अकेला तो जिंदा नहीं रह सकता, उसको काम करने के लिए क्या चाहिए, साइटोप्लाज्म चाहिए। साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और फाइनली दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे, दो डॉटर अमीबा यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक पेरेंट था और उससे दो डॉटर सेल्स बने हैं। तो इस तरह के फिशन को हम बोलते हैं बाइनरी फिशन, बाई मतलब टू। तो जब एक पेरेंट से
दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं तो उस तरह के फिशन को हम बाइनरी फिशन कहते हैं। जैसे अमीबा के केस में हमने क्या देखा, एक पेरेंट था और उससे दो डॉटर सेल बन रहे थे। अ पेरेंट सेल डिवाइड्स रिजल्टिंग इन टू डॉटर सेल्स। तो ये फिशन कैसा है, ये है बाइनरी फिशन। अमीबा के केस में, अब अमीबा की बॉडी कैसी होती है, इरेगुलर होती है और कोई ऐसी स्पेशल चीज़ तो इसके अंदर जैसे फ्लैजिला या ऐसी कोई चीज़ तो प्रेजेंट नहीं है। तो ये अमीबा किसी भी प्लेन में डिवाइड हो सकता है। हो सकता है वो ऐसे डिवाइड हो जाए, ऐसे डिवाइड हो जाए, है ना। हो सकता है वो ऐसे डिवाइड हो जाए, हो सकता है वो इस प्लेन में डिवाइड हो जाए, हो सकता है वो इस प्लेन में डिवाइड हो जाए, किसी भी प्लेन में ये डिवाइड हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें जब बाइनरी फिशन होता है तो वो एक पर्टिकुलर प्लेन में ही होता है, जैसे कि है लिशमानिया। लिशमानिया भी आपको याद होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा है। कौन सी बीमारी होती है, इसे काला आजार नाम की बीमारी इससे हो जाती है। प्रोटोजोआ, ये भी एक अमीबा की तरह। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये पेरेंट सेल है। अब अमीबा से कैसे अलग है, यहाँ पे प्रेजेंट है एक स्पेशल यहाँ पर पार्ट प्रेजेंट है इसका, जिसे हम बोलते हैं फ्लैजिलम। ये एक है इसलिए फ्लैजिलम बोल रहे हैं, अगर ये ज़्यादा होते तो हम इसे फ्लैजिला बोलते हैं। अब ये फ्लैजिलम इसमें प्रेजेंट है, तो सपोज कीजिए ये ऐसे डिवाइड हो गया, ये जो लिशमानिया था ये इस प्लेन में डिवाइड हो गया, तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि इस पार्ट को तो फ्लैजिलम नहीं मिल रहा, तो इसको तो क्या चाहिए, यहाँ पर फ्लैजिलम भी चाहिए एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसीलिए ये जब भी डिवाइड होगा, ये हमेशा कैसे डिवाइड होगा, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन में ही डिवाइड होगा, हमेशा लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन में ही डिवाइड होगा। इस तरह से लंबाई में ही ये हमेशा डिवाइड होगा, ये कभी भी इस तरह चौड़ाई में ट्रांसवर्स प्लेन में डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, पेरेंट सेल है। सबसे पहला तो स्टेप क्या होना चाहिए, डीएनए की कॉपी। डीएनए के बिना तो नया ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले तो डीएनए की कॉपी हुई, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, दो अलग अलग न्यूक्लियाई बन गए। अब साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होगा तो यहाँ बीच में से नहीं डिवाइड हो रहा है, ये कहाँ से डिवाइड होना शुरू कर रहा है, ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन में ये डिवाइड हो रहा है, ऐसे डिवाइड हो रहा है। तो धीरे धीरे ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया और ये दोनों ऑर्गेनिजम्स फाइनली, ये जो दोनों हमारे डॉटर सेल्स बन गए इनके, वो फाइनली फिर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है, सबके पास, दोनों के पास अपना अपना न्यूक्लियस, अपना अपना साइटोप्लाज्म और अपना अपना डीएनए होगा और अपना अपना फ्लैजिला। फ्लैजिला भी यहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देगी, एक नई फ्लैजिला बन जाएगी इस वाले दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म के पास। एक के पास तो ओरिजिनल फ्लैजिला और ओरिजिनल डीएनए है ही, दूसरे के पास क्या, डीएनए की कॉपी है और एक नई फ्लैजिला जो अब बनी है वो वाली फ्लैजिला, फ्लैजिला में। ठीक है, तो लिशमानिया में भी हो क्या रहा है, एक पेरेंट सेल था और उससे क्या बन रहे हैं, दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, यानी कैसा फिशन है, यहाँ पर भी बाइनरी फिशन ही होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो अमीबा में भी बाइनरी फिशन होता है और लिशमानिया में भी बाइनरी फिशन होता है। डिफरेंस क्या है दोनों में, अमीबा में ये डिवीज़न किसी भी प्लेन में हो सकता है ना, ऐसे लंबाई में भी हो सकता है, चौड़ाई में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। लेकिन लिशमानिया में जब डिवीज़न होता है वो हमेशा लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन में ही होता है, वो कभी भी ट्रांसवर्स प्लेन में या और किसी प्लेन में नहीं होगा। ये तो था बाइनरी फिशन। अब एक और टाइप का फिशन है, वो क्या है, मल्टीपल फिशन। ये क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक पेरेंट सेल है वो बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाता है। बाइनरी फिशन में हमने देखा था एक पेरेंट सेल सिर्फ दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर रहा था, यहाँ पर एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। ये यूजुअली मल्टीपल फिशन कब होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तब सेल्स में ये मल्टीपल फिशन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मल्टीपल फिशन होता है। कहाँ देखने को मिलता है, जैसे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, ये भी एक प्रोटोजोआ है जो मलेरिया कॉज करता है। तो ये एक पेरेंट सेल है हमारा प्लाज्मोडियम। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, ये अपने बाहर एक, अपने सेल के बाहर एक कोटिंग बना लेता है जिसको हम सिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब इस सिस्ट के अंदर क्या होगा, डीएनए का कॉपी होनी शुरू हो जाएगी, डीएनए कॉपी होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, इस न्यूक्लियस का भी डिवीज़न होगा, ये बहुत सारे यहाँ पर न्यूक्लियाई बन गए, सबके पास अपना अपना डीएनए है, न्यूक्लियस ने डिवाइड करना शुरू कर दिया। फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा, हर न्यूक्लियस के पास अपना अपना एक एक साइटोप्लाज्म, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म भी आ गया। अब ये क्या बन गए, ये जो बन गए ये बन गए डॉटर सेल्स।
जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल आएंगे तो क्या होगा, ये सिस्ट ब्रेक हो जाएगा और ये सारे डॉटर सेल्स इस सिस्ट से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ हमें क्या दिखा, एक पेरेंट सेल था लेकिन वो 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स बना रहा है, इसीलिए इस फिशन को हम बोल रहे हैं मल्टीपल फिशन। ठीक है, तो ये तो हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे डिवीज़न हो रहा है, कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है। फिशन से हो रहा है वो फिशन मल्टीपल फिशन भी हो सकता है, बाइनरी फिशन भी हो सकता है। एक और तरीका है जिससे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन होता है, इवन कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं बडिंग। यहाँ पर क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है कहाँ से, फ्रॉम एन आउटग्रोथ और बड ड्यू टू सेल डिवीजन एट वन पर्टिकुलर साइट। किसी एक पर्टिकुलर साइट पर सेल डिवीजन होने की वजह से एक आउट ग्रोथ बन जाती है, ये जो बनी हुई आपको दिखाई दे रही है, इसी को हम बड बोलते हैं और इसी से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। जैसे यहाँ पर क्या बना हुआ है, यीस्ट। यीस्ट क्या एक तरह की फंगस है, यीस्ट यूनिसेलुलर होती है अभी, तो ये पेरेंट सेल है हमारा, ठीक है, यीस्ट का पेरेंट सेल है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो डीएनए की कॉपी हो रही है, रिप्रोडक्शन होगा, डीएनए की कॉपी तो होनी है, साथ ही साथ क्या होगा, किसी पर्टिकुलर साइट पर यहाँ पर एक बल्जिंग स्ट्रक्चर बनने लगेगा, एक आउटग्रोथ बनने लगेगी, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे बड। क्या बनने लगा, ये बड बनने लगा। फिर क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, एक न्यूक्लियस अपने डीएनए के साथ में इस बड के अंदर चला जाएगा और एक तो पेरेंट सेल में ही रह जाएगा, ठीक है। जब ये जो बड है ये मैच्योर हो जाएगा पूरी तरह से, तो ये पेरेंट सेल से खुद को डिटैच कर लेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, नया यीस्ट बन जाएगा जिसके पास खुद का न्यूक्लियस है और खुद का डीएनए, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। लेकिन कभी कभी यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है ईस्ट में कि अभी जो पुराना बड था उसने तो पेरेंट सेल से खुद को डिटैच किया नहीं और उसने भी बडिंग स्टार्ट कर दी, तो ये जो डॉटर बन रहा था, डॉटर सेल हमारा बन रहा था, इसमें क्या हुआ, इसमें भी बड बनना शुरू हो गया, इसके डीएनए की कॉपी हुई, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और फाइनली क्या हुआ, ये पूरा बड बन गया, इस पर नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ये भी डिटैच नहीं हुआ था, इस पर एक और बड बनना शुरू हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या बनती हुई दिखाई दे रही है, बर्ड्स की चेन बनती हुई दिखाई दे रही है। पहले वाले बर्ड अभी तक पेरेंट से डिटैच नहीं हुए हैं और नए बर्ड्स फॉर्म होने शुरू हो गए हैं डॉटर सेल्स पर। इस तरह की बडिंग को हम बोलते हैं चेन बडिंग। क्या है ये, चेन बडिंग। बहुत सारे बर्ड्स एक के ऊपर एक बनते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ देखें हाइड्रा में, ये क्या है, हाइड्रा है, ये सिलेंट्रेट होता है, आपको याद होगा, ये आपने 9th में पढ़ा है डाइवर्सिटी चैप्टर में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अभी यूनिसेलुलर नहीं है। हाइड्रा में क्या होता है, जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है तो इसमें भी इसकी बॉडी पर एक आउटग्रोथ बननी शुरू हो जाती है, जिस आउटग्रोथ को हम बड कहते हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, ये बड पेरेंट जैसा दिखाई देना शुरू हो जाएगा और जब ये पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगा तो ये पेरेंट से खुद को अलग कर लेगा, डिटैच हो जाएगा और ये नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। ये क्या बन गया, ये न्यू हाइड्रा बन गया। ये क्या था, ये पेरेंट हाइड्रा था, बड बना उस पर और फिर वो बड और ग्रो किया और जब वो बड़ा हो गया, मेच्योर हो गया, तो उसने पेरेंट से खुद को डिटैच कर लिया। तो ये प्रोसेस कहलाता है बडिंग। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, लेकिन किस में हो रहा है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में। हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर हमें पता है बडिंग से रिप्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ लोअर ऑर्गेनिजम्स में इस तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। 2 तरीके हो गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, सबसे पहला हमने देखा फिशन और दूसरा देखा बडिंग। अब आते हैं हम थर्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये है फ्रेगमेंटेशन। ये किन ऑर्गेनिजम्स में होता है, ये उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनकी बॉडी थ्रेड लाइक होती है। कैसी बॉडी है इनकी, थ्रेड लाइक बॉडी, और उस थ्रेड लाइक बॉडी को हम क्या बोलते हैं, हम उसको फिलामेंट भी बोलते हैं। तो बॉडी कैसी, फिलामेंटस है, फिलामेंट्स की बनी हुई है, जैसे कि स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा का नाम भी आपने सुना है, क्या है ये, ग्रीन एल्गी है, याद होगा आपको, इसका स्ट्रक्चर भी आपने बुक में बना हुआ देखा होगा। पॉन्ड में जब आप देखते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे धागे से हरे रंग के फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं, वही क्या है, वो स्पायरोगायरा, क्या कोई और फिलामेंटस ग्रीन एल्गी वो होगी। स्पायरोगायरा में क्या होता है कि जब ये मैच्योर हो जाता है
तो मैच्योर होने के बाद इसका फिलामेंट, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है फिलामेंट, वो कुछ पर्टिकुलर जगह से ब्रेक हो जाता है। अब ये यहाँ से टूट गया तो क्या हुआ, दो पीसेस हो गए इसके। इन पीसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स। तो ये है एक फ्रेगमेंट और ये है दूसरा फ्रेगमेंट। अब ये फ्रेगमेंट भी फर्दर ग्रो करेगा और ये फ्रेगमेंट भी फर्दर ग्रो करेगा और दो नए फिलामेंट्स बन जाएंगे, यानी दो नए इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। तो एक पेरेंट से बहुत सारे यहाँ पर नए इंडिविजुअल्स बन सकते हैं। कैसे, जितने भी पीसेस में ये ब्रेक हो रहा है हर एक पीस से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, और ये पीसेस में ब्रेक कब हो रहा है, जब ये फिलामेंट मेच्योर हो गया है, जब ये रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है, तब ये अपने आप से कुछ पीसेस में ब्रेक हो जाता है, जिन पीसेस को हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और इस पूरे टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इसके बाद आते हैं हम और एक तरह के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर, जिसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। अब ये जो रीजनरेशन है, एक्चुअल में हम इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ऑर्गेनिज्म है, पहले देख लेते हैं ये है क्या। रीजनरेशन आपने नाम तो सुना ही होगा। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ ना कुछ रीजनरेशन की कैपेसिटी है। रीजनरेशन यानी अपने लॉस्ट पार्ट्स को दोबारा से बनाने की कैपेसिटी। जैसे आपने छिपकली में देखा होगा, हाउस लिजर्ड में आपने देखा उसकी टेल जब कट जाती है तो उसके बाद क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद उसकी टेल रीग्रो कर जाती है, दोबारा उग जाती है। ये क्या हो रहा है, ये रीजनरेशन हो रहा है ना। तो कोई छिपकली है, उसकी टेल तो थोड़ी सी कट गई तो वो दोबारा ग्रो कर सकती है, लेकिन आपको ये पता है कि आपके पास छिपकली की टेल है तो उससे पूरी की पूरी छिपकली तो ग्रो नहीं कर सकती, है ना। तो ये क्या था, यहाँ पर छिपकली की टेल का दोबारा से ग्रो कर जाना, वो है रीजनरेशन। हमारी बॉडी में भी थोड़ा बहुत रीजनरेशन तो होता है। कहीं पर आपको चोट लग गई तो आप क्या देखते हैं, कुछ टाइम के बाद वो जो आपका घाव था वो भर जाता है ना, कुछ सेल्स हैं जो वहाँ पर डिवाइड होकर उस जगह को फिल कर देते हैं। ये क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। ऐसे हमारी बॉडी में जो लिवर होता है उसमें भी रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। लिवर का कुछ पार्ट अगर काट भी दिया जाए या ख़राब हो जाए, निकाल दिया जाए, तो पूरा लिवर जो है फिर से दोबारा खुद को बना लेता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हमारे अंदर ऐसा नहीं होता कि हमें लिवर का एक पीस दे दिया और हम उससे पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लें। लेकिन कुछ जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या होता है, एक तरह का फ्लैट वॉर्म होता है। फ्लैट वॉर्म्स के बारे में भी आपने पढ़ा है, आपको याद होगा। फ्लैटी हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस जो आपने फाइलम पढ़ा था, इसको ये बिलोंग करते हैं, है ना। तो प्लेनेरिया में या हाइड्रा जो हमने पीछे देखा था वो सीलेंट्रेट, उनके अंदर क्या स्पेशल बात होती है, अगर कभी एक्सीडेंटली उनकी बॉडी पीसेस में कट भी गई तो भी हर कट पीस से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सपोज कीजिए प्लेनेरिया है आपके पास, इसकी बॉडी 3 पीसेस में किसी तरह से कट गई, एक्सीडेंटली कट गई, तो क्या होगा, ऊपर वाले पीस से भी पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, बीच वाले से भी बन जाएगा और नीचे वाले से भी बन जाएगा। यानी एक प्लेनेरिया से 3 प्लेनेरिया बन जाएंगे। सेम ऐसे हाइड्रा में होता है। हाइड्रा को अगर आपने बीच में से काट दिया तो उससे क्या होगा, 2 हाइड्रा बन जाएंगे। हम लोगों के अंदर तो ऐसा नहीं होता, हमारा तो इवन एक हाथ भी कट जाए या उंगली भी कट जाए तो वो भी रीजनरेट नहीं हो सकती, पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनने की तो बात ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो ये जो रीजनरेशन है, एक्चुअल में हम इसको रिप्रोडक्शन का तरीका बहुत अच्छे से नहीं बोल सकते। क्यों? जो रिप्रोडक्शन के मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, जैसे फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन में भी यही हो रहा था, ऑर्गेनिज्म जो था वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था और हर पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा था। लेकिन अंतर क्या है यहाँ पर, वहाँ पर ये जो फिलामेंट था मेच्योर होने के बाद खुद से फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा था। ऐसा नहीं कि हम उसे डिवाइड कर रहे थे तो वो नए ऑर्गेनिज्म में चेंज हो रहा था, डेवलप हो रहा था, खुद से डिवाइड हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कि प्लेनेरिया मैच्योर हो गया अब इसको रिप्रोड्यूस करना है तो ये खुद से पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रीजनरेशन कब हो रहा है, बस जब ये एक्सीडेंटली कट हो गया है, किसी तरह से एक्सीडेंटली ये 2 पार्ट्स में टूट गया तो हर एक पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन गया, 3 पार्ट्स में टूट गया तो हर एक पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये एक्सीडेंटल हो रहा है, ये ऐसे नेचर में अलग से ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरह से रीजनरेशन प्रेजेंट नहीं।
और ये सिर्फ लोअर ऑर्गेनिजम्स में ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि लोअर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी हमारी बॉडी का है। हमारी बॉडी में क्या होगा, सपोज कीजिए हमारा एक हाथ कट गया, ठीक है, अब उसे रीजनरेट करना है बॉडी को, तो कितने सारे तरह के टिश्यूज़ बनाने पड़ेंगे, उसको बोन्स बनानी पड़ेंगी, मसल्स बनानी पड़ेंगी, उसको नर्व्स बनानी पड़ेंगी, उसको ब्लड बनाना पड़ेगा, उसको ब्लड वेसल्स बनानी पड़ेंगी, है ना, स्किन बनानी पड़ेगी, बहुत सारे अलग अलग तरह के टिश्यूज़ उसको फॉर्म करने पड़ेंगे। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए हायर ऑर्गेनिजम्स में रीजनरेशन नहीं होता। लोअर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी तो लगभग एक जैसी ही होती है, बहुत ज़्यादा तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती नहीं है, इसलिए लोअर ऑर्गेनिजम्स में रीजनरेशन हो पाता है। ठीक है, तो ये रीजनरेशन भी हो गया। अगर एक्सीडेंटली ऑर्गेनिज्म कट हो गया है तो वो हर एक कट पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। एक और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसके बाद आता है जिसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ये किस में होता है? कुछ तरह की फंजाई में होता है, जैसे एक फंगस है राइजोपस। क्या है? ये एक फंगस है, फंगस यानी किंगडम फंजाई को ये बिलोंग करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसकी ओरिजिनल बॉडी है जो आपको दिखाई दे रही है, फिलामेंट जैसी, थ्रेड जैसी। इस फिलामेंट को हम बोलते हैं हाइफी। ठीक है, एक होती है तो वैसे हम इसे हाइफा बोलते हैं, हाइफाई। नीचे जो रूट लाइक फिलामेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं राइजोइड्स। ये है राइजोइड्स, ये ब्रेड से या जिस भी मटेरियल पर ग्रो कर रहा है उससे न्यूट्रिशन लेने में हेल्प करें। जब ये हाइफी मैच्योर हो जाती हैं तो इनमें से कुछ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स निकलने शुरू होते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये, इन्हें हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर्स। स्पोरेंजियोफोर्स यानी ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर लग रहा है स्पोरेंजियम। इन स्टॉक्स के ऊपर क्या है, ये जो सोलन सी फूला हुआ सा स्ट्रक्चर है, इसी फूले हुए स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम के अंदर डिवाइड होकर बहुत सारे जो सेल्स हैं वो क्या बनाते हैं, बहुत सारे माइन्यूट छोटे छोटे सेल्स बनाते हैं, माइक्रोस्कोपिक सेल्स बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पोर्स। और इसमें से हर एक स्पोर के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। तो होता क्या है, जब ये हाइफी मैच्योर हो गई, जब ये ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो गया, इसमें क्या बने, स्पोरेंजियोफोर्स बने। स्पोरेंजियोफोर्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये फूला हुआ पार्ट स्पोरेंजियम। इसके अंदर बन गए मिलियंस ऑफ स्पोर्स। जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये जो स्पोरेंजियम की वॉल है ये बर्स्ट हो जाती है और ये स्पोर्स हवा में लिबरेट हो जाते हैं। अब जहाँ कहीं भी इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, हवा में, हवा के साथ उड़ते उड़ते ये इधर उधर चले जाते हैं, कहीं कहीं पर जाकर गिर जाते हैं, बैठ जाते हैं। और जहाँ कहीं भी इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहाँ पर जर्मिनेट होकर ये नई हाइफी फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, तो वहीं पर नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब इस स्पोर फॉर्मेशन, ये जो मेथड है, इसमें आपको एक बहुत अच्छी बात दिखाई दे रही होगी। क्या? एक ही ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ स्पोर बना सकता है। स्पोर है क्या? सीड जैसा ही स्ट्रक्चर है, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटे हैं और इनके अंदर कोई स्टोर्ड फूड नहीं होता। और इनमें स्पेशल बात क्या होती है, ये एडवर्स कंडीशंस में भी बहुत टाइम तक जिंदा रह सकते हैं, हार्श कंडीशंस में, मुश्किल कंडीशंस में भी, मुश्किल एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी बहुत टाइम तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो जब भी इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जर्मिनेट होकर नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पोर्स बना सकता है, तो एक ही ऑर्गेनिज्म से मिलियंस ऑफ नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और क्या तरीके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? अगर हम बात करें हायर प्लांट्स की, हायर प्लांट्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको वैसे तो पता ही है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, फ्लावर्स की हेल्प से होता है। तो एक्चुअल में जो इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है, वो फ्लावर है। लेकिन बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें वेजिटेटिव पार्ट्स यानी फ्लावर से अलग जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं। जैसे लीफ है, रूट है, स्टेम है ना, तो ये भी जो है नए इंडिविजुअल को बना सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, जब फ्लावरिंग प्लांट में किसी वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बन रहा है तो उस प्रोसेस को, उस तरह की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं।
तो ये भी एक टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। किसमें हो रहा है? फ्लावरिंग प्लांट में हो रहा है। फ्लावर को छोड़ के और किसी पार्ट से नया इंडिविजुअल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो तरह का हो सकता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जो नेचर में होता है, अपने आप से होता है, और आर्टिफिशियल जैसे नाम से आपको पता चल रहा है जो हम कराते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस से हो रहा है, हम अपने फ़ायदे के लिए वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करा रहे हैं। तो यहाँ हम पहले बात करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। क्या है ये? प्लांट्स ग्रो एंड डेवलप नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। प्लांट्स जो हैं किसी दूसरे प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो कर रहे हैं, अपने आप नेचर में ग्रो कर रहे हैं, हमारा उसमें कोई दखल नहीं है। कहाँ देखा है आपने ऐसे? जैसे घर में सबने देखा होगा, आलू रखे रहते हैं, पोटैटोज, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद उस पोटैटो में से नए नए प्लांट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर ये पोटैटो में आई लाइक स्ट्रक्चर होता है। पोटैटो में ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, जिसको हम आईज बोलते हैं। वो एक्चुअल में होते क्या हैं? वो होते हैं बड्स। बड्स यानी वो ऐसी जगह है जहाँ पर नया प्लांट बन सकता है। तो स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में हो रहा है? जैसे पोटैटो में हो रहा है। पोटैटो में बड्स प्रेजेंट है और उस बड्स में जो सेल्स हैं वो डिवाइड करके नया प्लांट बना देते हैं। ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनमें रूट्स से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है, जैसे कि स्वीट पोटैटो में। स्वीट पोटैटो में भी क्या होता है? उसकी जो रूट्स होती हैं जो खाने के काम में आती हैं, फेवरेबल कंडीशंस उन्हें मिलती हैं, तो उन रूट्स के ऊपर भी क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर बर्ड्स प्रेजेंट हैं और उन बर्ड्स से नया प्लांट ग्रो कर सकता है। ऐसे ही कुछ प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है लीव्स से, जैसे कि ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम ये एक ऐसा प्लांट है, ये जो बना हुआ है यहाँ पर, जिसकी जो लीव्स हैं, ये एक लीफ बनी हुई है इसकी, इसमें जो नॉचेस प्रेजेंट है, इसकी लीव्स कैसी है? ऐसे ऐसी ऐसी लीफ है, किनारे इसके हैं, तो किनारों में जो नॉचेस हैं, जो गड्ढे प्रेजेंट हैं, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर बर्ड्स प्रेजेंट हैं। बर्ड्स क्या है? वो एरियाज हैं जहाँ से नया प्लांट बन सकता है। वहाँ से नया प्लांट बन जाता है फेवरेबल कंडीशंस में। फिर क्या होता है, जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो ये पेरेंट से, लीफ से डिटैच हो जाता है और सॉइल में गिर जाता है और वहाँ पर जाकर वो ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमें कैसे कैसे देखने को मिलता है? स्टेम से भी हो सकता है जैसे पोटैटो में, रूट से भी हो सकता है और लीफ से भी हो सकता है। और अगर हम बात करें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, तो ये क्या है? ये है डेलिब्रेट प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स बाय ह्यूमंस। पुराने प्लांट के कुछ पार्ट्स को यूज़ करके उससे हम जानबूझकर नया प्लांट बना रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके क्या क्या तरीके हैं? पहला इसका तरीका है कटिंग। कटिंग तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे कहते हैं कलम लगाना। रोज़ प्लांट है, आप क्या करते हैं, उसको आपको और रोज़ प्लांट बनाने हैं तो उसकी किसी स्टेम को उसको कट कर लेते हैं आप, या ब्रांच को कट कर लेते हैं। कट करके और उस वाले कट पार्ट को हम मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर लगा देते हैं। तो कुछ दिनों के बाद हम क्या देखते हैं कि जो कट पार्ट था यहाँ नीचे से अपने आप से रूट ग्रो करना शुरू हो जाती है और एक नया प्लांट हमें मिल जाता है। तो हमने क्या किया, लीफ या स्टेम की कटिंग ली, कट किया उसको और उसको ज़मीन में लगा दिया, मिट्टी में लगा दिया, और धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद यहाँ से जो हमने पार्ट काट के लगाया था, जो मिट्टी के अंदर दबाया था, उसमें से रूट्स निकलनी शुरू हो गई और ये प्लांट फिर ग्रो करना शुरू हो जाता है। ये इस तरीके को हम बोलते हैं कटिंग। दूसरा तरीका है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, जिसको हम बोलते हैं लेयरिंग। ये क्या होता है? जैसे आपने कुछ प्लांट्स में देखा होगा, जैसे जैस्मीन में या लेमन में, नींबू में, उसमें क्या होता है, प्लांट की कोई लोअर ब्रांच लेकर उसको मोड़कर हम सॉइल में दबा देते हैं। ये क्या है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये सॉइल। तो सॉइल के अंदर हमने इस ब्रांच को दबा दिया। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये जो दबा हुआ पार्ट है सॉइल के अंदर हमने दबा रखा है, इसमें अपने आप से रूट्स बन जाती हैं। अब आप इसको पेरेंट से डिटैच भी कर देंगे तो आपको क्या मिला, ये तो पेरेंट था और ये एक बन गया एक हमारा नया जैस्मीन का प्लांट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेयरिंग। लोअर ब्रांच को लिया और लोअर ब्रांच को हमने जो है वो ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर दबा दिया। जिस पार्ट को हमने सॉइल के अंदर दबाया था उसमें नीचे वाली साइड से अपने आप से रूट्स निकलनी शुरू हो गई और नया प्लांट हमें यहाँ पर मिल गया।
तीसरा तरीका होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट प्लांट्स हैं हमारे पास जिनके अंदर दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम काट कर एक साथ में जोड़ देते हैं, तो हमारे पास एक नया प्लांट बन जाता है जिसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। सपोज कीजिए हमारे पास एक प्लांट है जिसका रूट सिस्टम बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से वाटर मिनरल ये सॉइल से एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन इस पर फ्रूट्स बहुत कम लगते हैं, या फिर ये डिजीज़ रेजिस्टेंट नहीं है। कुछ फ्रूट्स जो इस पर लगते हैं वो कैसे लगते हैं, वो उनमें कुछ बीमारी हो जाती है। एक दूसरा प्लांट है हमारे पास, उस पर फ्रूट्स बड़े अच्छे से लगते हैं, बहुत सारे लगते हैं, लेकिन उसका रूट सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए फ्रूट की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं हो पाती। तो हमने क्या किया, जिसका रूट सिस्टम हमारा मजबूत था उस प्लांट का, तो हमने नीचे का पार्ट ले लिया। इस नीचे के पार्ट को हम बोलते हैं स्टॉक। और वो जो दूसरा प्लांट था जिसपे बहुत सारे फ्रूट्स लगते थे, उसका हमने ऊपर का पार्ट ले लिया, इसको हम बोलेंगे शियोन। ठीक है, नीचे वाला पार्ट जो रूट वाला पार्ट है वो क्या है, स्टॉक। ऊपर वाला पार्ट है जिसके हम ब्रांचेस ले रहे हैं वो है शियोन। दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया, कट किया इस तरह से कि आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे, जोड़ दिया। उसको हमने कवर कर दिया, किससे, जूट से कवर कर सकते हैं, मिट्टी से, सॉइल से कवर कर सकते हैं, या फिर हम इसको मॉस से कवर कर देते हैं। मॉस के बारे में अपने डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ना, जैसे स्फेग्नम ना, टेरिडोफाइट, सॉरी ब्रायोफाइट। तो यहाँ पर आपने इसको मॉस से कवर कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, कवर करके छोड़। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसमें भी हमें पता है कैम्बियम प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसमें भी हमें पता है कैम्बियम प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके इन दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक नया प्लांट मिल जाएगा जिसका रूट वाला पार्ट हमने दूसरे प्लांट से ले रखा है और शूट वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट हमने दूसरे प्लांट से ले रखा है। तो ये जो नया प्लांट हमें मिल गया, इसके अंदर दो प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने मिक्स कर दी। ठीक है, ये न्यू प्लांट हमें यहाँ पर मिल गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, उसके बाद एक और तरीका हम देखते हैं कैसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं आर्टिफिशियली। तो वो तरीका क्या है, वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, आपको पता ही होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा पेरेंट प्लांट है जिसकी हम कॉपी बनाना चाहते हैं, उसकी कुछ सेल्स ले लेते हैं। कैसे सेल्स लेते हैं, यूजुअली हम लेते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है प्लांट के अंदर, हमें पता है शूट एपेक्स पर और रूट एपेक्स पर। तो शूट एपेक्स यानी शूट की जो टिप है, जो उसकी स्टेम की टिप है, या फिर रूट की जो टिप है, वहाँ से हम सेल्स ले लेते हैं। उन सेल्स को लेकर हम एक स्टरलाइज्ड कंटेनर में रखते हैं। स्टरलाइज यानी जहाँ पे कोई बैक्टीरिया वायरस, कंटेमिनेटेड नहीं है वो, कोई माइक्रोब, कोई जर्म वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। और एक स्पेशल मीडियम में हम यहाँ पर उसको रखते हैं। एक स्पेशल हमने तरह का मीडियम यहाँ पर भरा हुआ है, कुछ लिक्विड मीडियम है हमारे पास। और क्या होता है, उस मीडियम में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे ये सेल्स डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। डिवाइड करके इस तरह से ये कुछ स्पेशल मतलब टिश्यूज़ बनाना शुरू करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं। इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं कैलस। ठीक है, तो क्या बन गया, ये टिश्यूज़ बनने यहाँ पर शुरू हो गए जिनको हम कैलस बोलते हैं। इन कैलस को लेकर फिर हम दूसरे मीडियम में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस मीडियम के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, हार्मोन्स डाले हुए हैं, कुछ प्लांट हार्मोन्स और कुछ न्यूट्रिएंट्स डाले हुए हैं। इसमें भी हमने मीडियम में क्या डाला हुआ था, कुछ प्लांट हार्मोन्स और कुछ न्यूट्रिएंट्स डाले हुए थे। इस तरह के हार्मोन्स हमने डाले हुए हैं इसमें कि ये जो टिश्यूज़ हैं अब इसमें रूट्स और शूट्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे छोटे छोटे प्लांट्स जिन्हें हम प्लांटलेट्स बोलते हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एक बार ये प्लांटलेट्स बन गए फिर इनको हम फील्ड में ले जाकर अलग अलग लगा देते हैं। क्या हो रहा है, यहाँ पर सेल्स लिए हमने किसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, उन्हें स्टरलाइज कंटेनर में रख दिया और एक स्पेशल मीडियम में रख दिया। धीरे धीरे सेल्स डिवाइड होने शुरू हो गए। उन्होंने एक मास ऑफ सेल्स का गुच्छा बना लिया जिसको हमने बोल दिया कैलस। उस कैलस को हमने एक हार्मोन से भरे हुए मीडियम में रख दिया। न्यूट्रिशन तो ऑब्वियसली चाहिए, वो भी प्रेजेंट होगा उसमें। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो प्लांटलेट्स में, छोटे छोटे प्लांट्स में डेवलप हो गए। उन प्लांट्स को हमने फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, थोड़े से सेल्स लेकर उन्हीं से हमने बहुत सारे प्लांट्स बना दिए। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का तरीका है। फ़ायदा और क्या दिखाई दे रहा है इसमें, अगर हमारा प्लांट, ओरिजिनल प्लांट डिजीज्ड भी है तब भी
उसके हम वहाँ से उस पर्टिकुलर पार्ट से सेल ले लेंगे जहाँ पर डिजीज़ प्रेजेंट नहीं है, और उससे हम नए डिजीज़ फ्री प्लांट ग्रो कर सकते हैं। थोड़े से सेल्स लेकर उससे बहुत सारे प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अभी पढ़ा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये हम करते क्यों हैं, हमें क्या फ़ायदा है इसका। तो हम फ्लावर से क्यों नहीं रिप्रोडक्शन होने देते प्लांट के अंदर, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। क्या फ़ायदे हैं, सपोज़ कीजिए आप फार्मर हैं, आप गेहूं की खेती करते हैं, ठीक है, आपके पास ऐसे सीड्स हैं जिसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ज़्यादा यील्ड होती है, बहुत सारी पैदावार होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं, बीमारी भी उनको नहीं लगती, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, उनको बो देंगे, उससे प्लांट्स लगेंगे, उन पे फ्लावर्स व्लावर्स भी लगेंगे। अब फ्लावर्स लगेंगे तो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या आ जाएंगे, वेरिएशंस। तो अब जब नया प्लांट, नए जो आपको सीड्स मिलेंगे, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो नए बीज मिलेंगे, वो पेरेंट प्लांट जैसे प्लांट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उनका डीएनए तो पेरेंट से डिफरेंट होगा। तो अब प्रॉब्लम क्या आ गई, हमें तो सारी वही कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए थी, अब जो नया प्लांट बना है हो सकता है उसमें हमारे काम की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो, जो नए सीड्स बने हैं वो ऐसा प्लांट बना ही नहीं रहे जिसमें हमारे काम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऐसे में तो हम यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउ नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे काम आएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हमें कोई ऐसा प्लांट मिल गया जिसमें हमारी सारी काम की ट्रेट्स हैं, है ना, इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। वो हम चाहते हैं कि हर जनरेशन में, क्रॉप की हर जनरेशन में हमें वही ट्रेड्स मिले। तो हम क्या करेंगे, उस क्रॉप को वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करेंगे, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो भी प्लांट बनता है वो कैसा होता है, वो पेरेंट का क्लोन होता है। क्या किया हमने, रोज़ की कटिंग ली, लगा दी, तो उसमें कोई डीएनए थोड़ी ना चेंज हो गया, सेम वही तो जैसा पेरेंट था वैसा ही हमें ऑफस्प्रिंग भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने सेक्चुअल रिप्रोडक्शन अलाउ किया होता तो क्या होता, मेल पेरेंट के का कुछ डीएनए, आधा डीएनए, और फीमेल पेरेंट का आधा डीएनए मिलकर जो नया सीड बनता उसका तो डीएनए कुछ अलग ही होता, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते। तो जब हम चाहते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली पेरेंट की जैसी हो, यानी वो पेरेंट का एग्जैक्ट क्लोन हो, बिल्कुल उसकी कॉपी हो, आइडेंटिकल हो, तो वहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमारे काम आता है। दूसरी बात, टाइम कम लगता है इस प्रोसेस में, क्विकर है। क्यों, एक तो हम सीड से ग्रो कर रहे हैं किसी प्लांट को, और एक हम कटिंग लगा रहे हैं उसकी, तो ऑब्वियसली इतना प्लांट तो हमारे पास ओरिजिनल पहले से ही प्रेजेंट है, तो ये जो है जल्दी से ग्रो कर जाएगा। सीड्स हैं, उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, वो थोड़ा सा ग्रो करेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, इस सब प्रोसेस में टाइम लगेगा। और क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है इसलिए चीप भी है, जितना कम टाइम लगेगा उतना ही हमें ये सस्ता पड़ेगा, उतना ही कम मेंटेनेंस हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चीप भी है और मेंटेनेंस भी यहाँ पर कम रिक्वायर्ड है। उसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें तो सीड्स ही वायबल नहीं होते, वायबल यानी ऐसे सीड्स होते ही नहीं जो नया प्लांट प्रोड्यूस कर सके, या सीड्स होते ही नहीं, जैसे बनाना है, जैसे ग्रेप्स हैं। अब हमने तो ऐसी वैरायटीज़ बना ली है जिनके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते ही नहीं है, तो उनका रिप्रोडक्शन कैसे होगा, अब सेक्चुअल रिप्रोडक्शन से तो नहीं हो सकता, तो उनको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ही प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ये सारे फ़ायदे हैं। क्यों हम वेजिटेटिव, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रहे हैं, तब कर रहे हैं जब हमें ऑफस्प्रिंग्स बिल्कुल पेरेंट के जैसा चाहिए, उसका क्लोन चाहिए, आइडेंटिकल चाहिए। ये तरीके में टाइम कम कंज्यूम होता है, ये सस्ता पड़ता है, इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो सीडलेस प्लांट्स हैं उनको भी हम इस तरह से रिप्रोड्यूस करा सकते हैं। लास्ट बात क्या है इस टॉपिक की, डिसएडवांटेजेस, नुकसान भी तो कुछ होंगे इसके। नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट का क्लोन है, आइडेंटिकल है, यानी यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं हो रही है, इट डज नॉट अलाउ फॉर एनी वेरिएशन, और वेरिएशन नहीं हो रही है तो इसका तो स्पीशीज़ को, पॉपुलेशन को नुकसान हो सकता है, जैसे हमने शुरू में ही बात की थी। पॉपुलेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, बचाने के लिए वेरिएशंस होनी ज़रूरी हैं। अगर पूरी क्रॉप हमारी एक जैसी है, एक दूसरे का ही क्लोन है सारे प्लांट, कोई एक डिजीज़ अगर एक प्लांट को होती है और वो प्लांट उससे डैमेज हो जाता है तो पक्के से वो हर एक को हो जाएगी, और हर एक प्लांट उससे डैमेज हो जाएगा, हमारी तो पूरी की पूरी क्रॉप ही खराब
हो जाएगी। वेरिएशंस प्रेजेंट होती तो क्या होता, कुछ प्लांट ज़रूर इसमें से ऐसे होते जिन पर वो डिजीज़ असर नहीं कर पाती। तो जेनेटिक वेरिएशन को ये अलाउ नहीं करता, जबकि पॉपुलेशन को कंटिन्यू करने के लिए वेरिएशंस ज़रूरी होती हैं। तो पहला नुकसान हमारा ये है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। दूसरा, ऑफस्प्रिंग्स आर ऑल ससेप्टेबल टू सेम डिजीज़, ये भी वही बात हो गई जो हमने ऊपर की थी। एक बीमारी अगर एक प्लांट को हो सकती है तो वो बाकी सारे प्लांट्स को भी हो सकती है और उतने ही एक्सटेंट तक बाकी सबको भी नुकसान पहुंचाएगी। तो पूरी की पूरी क्रॉप हमारी एक बारी में ख़राब हो सकती है। नो न्यू वेराइटीज़ आर फॉर्म, जब वेरिएशंस होती हैं तो क्या होता है, नए नए तरह के इंडिविजुअल बनते हैं, तो क्रॉप्स की भी नई नई तरह की वेराइटीज़ बनती हैं ना। तो जो भी प्लांट्स हैं उनकी नई नई तरह की वेराइटीज़ बनती हैं, लेकिन यहाँ पर तो वेरिएशन हो ही नहीं रहा है, तो कोई नई तरह का ऑर्गेनिज्म बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या बात की आज के लेक्चर में। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, सबसे पहले तो हमने ये देखा कोई ये एक प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है। जब भी रिप्रोडक्शन हो रहा है सबसे पहले तो डीएनए की कॉपी होनी ज़रूरी है, क्योंकि डीएनए पेरेंट को भी चाहिए और डीएनए जो डॉटर सेल बन रहा है, ऑफस्प्रिंग बन रहा है, उसको भी चाहिए। डीएनए के बिना हमारी बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं हो सकती और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। और डीएनए की कॉपी कभी भी एक्यूरेट नहीं होती। तो ये जो प्रोसेस है डीएनए कॉपिंग का, इसकी वजह से कुछ वेरिएशंस हमेशा प्रोड्यूस होती हैं, यानी जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो पेरेंट से कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होता ही होता है। और ये वेरिएशंस होनी ज़रूरी भी हैं, क्यों, अगर ये वेरिएशंस नहीं होंगी तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन एक साथ में एलिमिनेट यानी ख़त्म हो सकती है। वेरिएशंस होती हैं तो पॉपुलेशन के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि डीएनए की कॉपी होती है प्रोडक्शन में, इसलिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं कभी भी अपनी एग्जैक्ट कॉपी फॉर्म नहीं करते। फिर हमने देखा रिप्रोडक्शन के टाइप्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट है वो नए ऑफस्प्रिंग्स बना रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमीट्स फॉर्म नहीं हो रहे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं। फर्टिलाइजेशन हो रहा है यानी गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है जिससे नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है इसलिए वेरिएशंस कम हो रही हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो दोनों का आधा आधा डीएनए नए ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, इसलिए वेरिएशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं। फिर हमने देखे थे मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा, उसमें होता है बाइनरी फिशन, यानी एक पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। अमीबा में ये बाइनरी फिशन किसी भी प्लेन में हो सकता है, लेकिन लिशमानिया जो काला जार कॉज करता है उसमें ये बाइनरी फिशन सिर्फ एक ही प्लेन में होता है। कुछ और ऑर्गेनिज्म है जिसमें फिशन के बाद सिर्फ दो नहीं बल्कि दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स बनते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन, जैसे कि प्लाज्मोडियम में। बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है और मल्टीसेलुलर में भी। यूनिसेलुलर जैसे यीस्ट में और मल्टीसेलुलर जैसे हाइड्रा में। इसमें एक छोटी सी आउटग्रोथ बननी शुरू होती है पेरेंट के ऊपर, वो आउटग्रोथ धीरे धीरे ग्रो करती है और नए ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाती है। जब ये मेच्योर हो जाता है तो पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनकी बॉडी फिलामेंटस है, थ्रेड लाइक है, जैसे एल्गी, स्पायरोगायरा। जब ये फिलामेंट मेच्योर हो जाता है तो ये डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, अपने आप ही, खुद ही, एक्सीडेंटली नहीं, खुद ही ब्रेक हो जाता है और हर फ्रेगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। रीजनरेशन यानी कोई ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी अपने लॉस्ट पार्ट्स को रीगेन करने की, जैसे प्लेनेरिया में उसकी बॉडी अगर एक्सीडेंटली कुछ पार्ट्स में कट हो जाती है तो हर एक पार्ट अपने लॉस्ट पार्ट को रीगेन कर सकता है, अपने लॉस्ट पार्ट को बना सकता है, जिससे कि एक प्लेनेरिया से कई सारे और नए प्लेनेरिया फॉर्म हो सकते हैं। स्पोर फॉर्मेशन जैसे कि फंजाई में होता है, जैसे राइजोपस में, तो उसकी जो बॉडी है वो फिलामेंटस है, हाइफा। जब ये मेच्योर हो जाती है इसमें बनते हैं स्पोरेंजियोफोर्स, जिनके ऊपर लगे स्पोरेंजियम, जिनके अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स, मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स। जब ये मेच्योर हो जाते हैं स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है और ये स्पोर्स हवा में फैल जाते हैं और जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। जहाँ फेवरेबल कंडीशंस होती हैं वहाँ पर ये जर्मिनेट होकर नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देते हैं।
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, इसमें क्या होता है, जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स यानी फ्लावर से अलग जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो लीफ है, रूट है, स्टेम है, उनसे नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है। ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी। नेचुरल जो नेचर में अपने आप हो रहा है, आर्टिफिशियल जो हम करा रहे हैं, ह्यूमन बींग्स करा रहे हैं। नेचुरल ये स्टेम से भी हो सकता है जैसे पोटैटो में, रूट से हो सकता है जैसे स्वीट पोटैटो में, और लीफ से हो सकता है जैसे कि ब्रायोफिल्लम में। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कई तरीके हैं। इसमें से पहला है कटिंग, प्लांट का कुछ पार्ट कट किया और उसको हमने सॉइल में लगा दिया तो कट पार्ट से रूट्स बन गई और नया प्लांट बन गया। लेयरिंग, जैसे जैस्मीन में प्लांट की किसी लोअर ब्रांच को हमने मिट्टी में दबा दिया, सॉइल में दबा दिया, तो वो दबे हुए पार्ट में से रूट्स ग्रो करना शुरू हो गई। ग्राफ्टिंग, जिसमें हम दो प्लांट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, दो अलग अलग प्लांट्स को, जिसका हम रूट वाला पार्ट लेते हैं उसे हम स्टॉक कहते हैं और जिसका हम ऊपर वाला शूट वाला पार्ट लेते हैं उसको हम शियॉन बोलते हैं। तो दो अलग अलग प्लांट्स की अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करके हम एक नया प्लांट यहाँ पर बना सकते हैं। टिश्यू कल्चर, जिसमें हम किसी प्लांट से कुछ सेल्स लेते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स लेते हैं और उनको हम एक स्पेशल मीडियम में रखते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स या हार्मोन्स हैं, उसमें ये सेल्स डिवाइड करके टिश्यू बना देते हैं, उस टिश्यू को हम कैलस बोलते हैं। फिर उसे हम दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें भी न्यूट्रिएंट्स हैं और कुछ अलग तरह के हार्मोन्स हैं, जिनसे कि इनमें रूट और शूट बनने शुरू हो जाते हैं, प्लांटलेट्स बन जाते हैं, जिन्हें हम फील्ड में ले जाकर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के फ़ायदे क्या है कि जो प्लांट्स बन रहे हैं वो पेरेंट की क्लोन है, उनके अंदर सेम वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो पेरेंट के अंदर होते हैं। ये इसमें टाइम कम लगता है, ये सस्ता पड़ता है, इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत कम पड़ती है और ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स नहीं होते उनको भी हम इससे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नुकसान इसके क्या है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होती और हमें पता है जितने ज़्यादा वेरिएशन होते हैं पॉपुलेशन के सर्वाइवल के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। जितने भी नए ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं सेम डिजीज़ के लिए ससेप्टेबल हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर डिजीज़ अगर आ गई तो वो पूरी की पूरी क्रॉप को एक साथ में एलिमिनेट कर सकती है। कोई नई वेराइटीज़ यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रही हैं क्योंकि कोई वेरिएशंस यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, ठीक है। तो तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो सारा मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया है वो सारे नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो ये सारे नोट्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक आप करेंगे तो PDF फॉर्म में ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।